हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। हमारी टीम स्टडी फंडा की तरफ से CTS 2 2022 के एस्पायरेंट्स के लिए स्प्रिंट सीरीज लॉन्च की गई है। इस वीडियो में मैं आपके साथ CTS का पेपर 2 जो कि GS का पेपर होता है उसके साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वाले पेपर में मैं आपके साथ CTS 2 2022 CTS 2 2020 जो कि आपका आज से 2 साल पहले हुआ था एग्जाम, उसके साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द स्पीड ऑफ अ एयर रिप्रेजेंटेड इफ द स्पीड ऑफ अ लाइट इन एयर इज रिप्रेजेंटेड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, ये C से डिनोटेड है। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और मीडियम में ये V से डिनोटेड है। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम कैन बी कैलकुलेटेड। देखिए, इसमें पूछा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर C है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम V है, तो बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो C अपॉन V, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द किंगडम प्लांटे विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल आर प्रीडोमिनेंटली aquatic। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि किंगडम प्लांटे में कौन कौन प्रेजेंट होते हैं। देखिए, प्लांटे में टोटल 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग वैरायटीज प्रेजेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट थैलोफाइटा। थैलोफाइटा थैलोफाइटा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इन्हें कॉमनली हम एल्गे भी कहते हैं, कॉमनली नोन एज एल्गे, ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा, चारा, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या है हमारे प्लांट किंगडम में? दूसरे हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? दे आर कॉमनली नोन एज प्लांट एम्फीबियंस। कॉमनली इनको एज प्लांट एम्फीबियंस, इनको हम कॉमनली प्लांट एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है। दे हैव नेकेड एम्ब्रियो कॉल्ड स्पोर्स। इनके ऊपर नेकेड एम्ब्रियो होता है जिसको स्पोर्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? इसके एग्जाम्पल है मॉस, मर्चेंटिया, ये इसके एग्जाम्पल। तीसरा कौन सा? तीसरे हैं पेट्रिडोफाइटा। अब पेट्रिडोफाइटा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो पेट्रिडोफाइटा हैव प्लांट बॉडी commonly differentiated they have plant body commonly
differentiated to form stem and leaf like structure. Like structure, ठीक है. They have presence of phloem and xylem. Presence of xylem and phloem. ठीक है. इसके एग्जाम्पल हो गए मर्सिलिया, फर्न्स, हॉर्सटेल. आप ना इन नोट्स को कॉपी कर लीजिए. अच्छा, मैं इसको रब करता हूँ, फिर मैं आगे के जो दो हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा. फोर्थ इसी ग्रुप में आते हैं जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? इनकी सीड्स नेकेड होते हैं. ठीक है. दे आर पेरेनियल, एवरग्रीन एंड वुडी. इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? पाइन्स एंड दियोदार. और लास्ट है हमारा एंजियोस्पर्म. सो एंजियोस्पर्म की क्या होती है? इनके जो सीड्स हैं, इट डेवलप इनसाइड अ फ्रूट. सीड डेवलप इनसाइड अ फ्रूट. ठीक है. दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स. प्लांट्स. ठीक है. तो अब हमने पांचों प्लांट किंगडम के जो पांचों कैटेगरी है वो पढ़ लिया है. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा कौन सा प्लांट किंगडम की ऐसी कौन सी कैटेगरी है जो कि just wait, कि जो प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक है. तो हमने देखा है थैलोफाइटा का. तो थैलोफाइटा, जिसको कॉमनली एल्गे भी कहते हैं, दे आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स और एक्वेटिक इंडिविजुअल्स. ठीक है. आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ऑल द इंडिविजुअल्स of a particular organism such as rose plants belong to taxonomic category of. देखो, हम किसी भी हम किसी भी प्लांट को या ऑर्गेनिज्म को किस उसमें डिवाइड करते हैं, मतलब उनका जो डिवीजन है वो किस बेसिस पे है. तो उसका एक चार्ट है. जो सबसे पहले कौन से किंगडम में आता है, फिर अगर प्लांट है तो फाइलम, और एनिमल है तो डिवीजन, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. अब इसमें हमें बताना है कि ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ रोज प्लांट किस उसमें आएगा.
इसका आंसर होगा जीनस। अब जीनस क्या होता है वो देखते हैं। जीनस क्या होता है? तो देखो बच्चों, जीनस का जो डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन देखिए। जीनस मीन्स a group of species that are similar in broad features but but different in detail। ये ऊपर ऊपर से तो सिमिलर होते हैं, बट इनकी जब डिटेलिंग पे हम जाएंगे तो ये अलग होते हैं। तो इसलिए वो जीन हम सारे रोज प्लांट्स, देखो रोज प्लांट में भी कई प्लांट है, रेड रोज, व्हाइट रोज, पिंक रोज। तो ये सब सारे रोज प्लांट एक जीनस में आएंगे। अब स्पीशीज में ये सब अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाएंगे, जैसे रेड रोजेस एक साथ आ जाएंगे और व्हाइट रोजेस एक साथ। आपको समझ आया? ऐसे होगा। आगे चलते हैं। पर्ल्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम, पर्ल्स जो है ये हमें कहाँ से मिलता है? तो पर्ल्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम ओइस्टर। ओइस्टर एक मरीन एनिमल है, ठीक है, जो फ्रेश वाटर में आपको मिलता है। इसके अंदर से हमें ओस्टर्स, ओस्टर्स जो एक ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट है, वो हम इसके अंदर से अक्वायर करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द wings of birds and bats are considered analogous structure because they have, देखो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको ये सब पता होना चाहिए एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? तो एनालॉगस स्ट्रक्चर का मतलब दे हैव डिफरेंट ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शन। ये वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनका ओरिजिन अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बैट विंग्स ऑफ बैट्स और बर्ड। बैट के जो विंग होते हैं वो बेसिकली उसके स्किन का एक्सटेंशन होता है। इट इज नॉट लाइक बर्ड्स विंग। ठीक है, सो देखिए, इन दोनों का ओरिजिन अलग है, बट दोनों का फंक्शन दे आर सिमिलर। दे आर यूज फॉर फ्लाइंग, है ना। अब ऐसे ही एक टाइप के स्ट्रक्चर होता है, एक टाइप का ऑर्गन होता है होमोलोगस ऑर्गन। वो क्या होता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन्स को कहते हैं जिनका सिमिलर ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट फंक्शन, इसका कोई एग्जांपल? तो जी हाँ, इसके एग्जांपल है जैसे फोर लिम्स ऑफ फ्रॉग एंड मैन। देखो, हमारे और जो फ्रॉग के जो फोर लिम्स है, इनका ओरिजिन सेम है, बट इनके फंक्शन एकदम अलग है। तो सच टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर नोन एज होमोलोगस ऑर्गन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डिफरेंट ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम हाइपर एसिड सिक्रीशन, पेप्टिक अल्सर आर also developed due to bacterial infection। देखिए, पेप्टिक अल्सर जो है, इट कॉज हैपेंस बिकॉज ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जिसके इन्फेक्शन से पर्सन को पेप्टिक अल्सर नाम की डिजीज हो जाती है। अब ये देखते हैं। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम, देखो सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं NaCl एंड NH4Cl। इसके मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के प्रोसेस से, सब्लिमेशन में क्या होता है, क्या होता है? एनी गेसेस?
solid are directly converted into गैस। सो आपका जो सॉलिड है वो गैस में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो सब्लिमेशन के प्रोसेस से हम अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड से सेपरेट कर सकते हैं। अब फिल्टरेशन प्रोसेस कहाँ यूज होता है? फिल्टरेशन होता है जब हमें सॉलिड को लिक्विड या गैस से सेपरेट करना हो, तब हम फिल्टरेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफी का कहाँ यूज होता है? जब हमें वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को आपस में अलग करना हो, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करना हो, तब इस प्रोसेस का यूज होता है। फॉर एग्जांपल, आपका इंक में जो आपका इंक होता है, पेन की इंक, इसमें कौन कौन से डिफरेंट मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। अब डिस्टिलेशन क्या होता है ये भी देख लेते हैं। So distillation is a process in which liquid converted into vapor। ठीक है, डिस्टिलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड को हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, देखो, एलिमेंट्स के सिंबल फर्स्ट टाइम जे जे ब्रेजिलियस ने इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिए। आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द correct pair of elements among the following which are liquid at room temperature and standard pressure। देखो, ब्रोमीन और मर्क्यूरी आर टू एलिमेंट्स that are liquid at room temperature। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एक करके। पहले मर्क्यूरी मर्क्यूरी को हाँ, पहले मर्क्यूरी को देखते हैं कि मर्क्यूरी के बारे में थोड़ा देखते हैं डिटेल में, उसके बाद ब्रोमीन को देखेंगे। तो मर्क्यूरी को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसका एक और नाम है, दैट इज क्विक सिल्वर। इसका सिंबल है Hg और एटॉमिक नंबर है 80। ठीक है, मर्क्यूरी आपका सबसे ज्यादा कौन से ओर से मिलता है? सिनाबार। सिनाबार ओर से हम मर्क्यूरी को मतलब हम यहाँ से मर्क्यूरी एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब मर्क्यूरी यूज कहाँ होता है? इट इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, बैरोमीटर, ठीक है, मैनोमीटर, ये इन जगह मर्क्यूरी का आपका यूज होता है। चलिए, अब ब्रोमीन को भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ब्रोमीन ब्रोमीन आपका एक क्या होता है, कुछ बता सकते हैं आप लोग? देखो, ब्रोमीन भी आपका बहुत ही इसका बहुत ही ये भी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है, मतलब हल्का सा रूम टेम्परेचर से हल्के से ऊपर ये लिक्विड बन जाएगा, तो इसे हम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ बताओ। ब्रोमीन आपका हेलोजन होता है, हेलोजन ग्रुप में आता है। ठीक है, ब्रोमीन का यूज कहाँ होता है? ब्रोमीन का यूज होता है आपका टू प्रिपेयर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बेसिकली इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है ब्रोमीन, स्यूटिकल्स में यूज होता है, और एग्रीकल्चर केमिकल लाइक पेस्टिसाइड्स एंड अदर वेरियस केमिकल बनाने में ब्रोमीन का यूज होता है। अच्छा, एक और फैक्ट आप याद कर लीजिए। सीजियम और सीजियम, गैलियम एंड रुबिडियम, they are also liquid at room temperature।
रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में था नहीं, बट आप इसे याद कर लीजिए, इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन आया ऐसा तो हम आपको पता होना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। देखो, जो ऑक्साइड आपका एसिडिक प्लस बेसिक बिहेवियर शो करते हैं उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। टेरिक ऑक्साइड कहते हैं। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे? तो देखो, एल्यूमिनियम, लेड, टिन, जिंक, बेरिलियम। ये जो आपके एलिमेंट्स हैं दे शो एम्फोटेरिक बिहेवियर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जिंक ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक when kept in open air for longer time due to formation of। देखो, जो सिल्वर आर्टिकल्स हैं ये ब्लैक कलर फॉर्म करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन द एयर। आपका जो सिल्वर है, जब ये सल्फर से रिएक्ट करता है, मैं आपके इसके क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू H2S इट फॉर्म्स, इसको हम कहते हैं, इट फॉर्म्स सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, इसको हम कहते हैं करोशन इन सिल्वर। सिल्वर जब करोड हो जाती तो कहते हैं सिल्वर हैज बीन करोडेड। ठीक है, सो इट फॉर्म्स ब्लैक कलर ओवर सिल्वर एंड। ठीक है, चलिए फिर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस विल बेंड द लाइट रेज थ्रू द लार्जेस्ट एंगल। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप अगर सिर्फ लॉजिक से भी देखें, आपको अगर ज्यादा फिजिक्स की नॉलेज नहीं है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो, इनमें से, इन चारों में से ऐसा कौन सा वो ऑप्शन होगा, ऐसा कौन सा लेंस होगा जो लाइट रेज को सबसे ज्यादा बेंड करे? लाइट रेज को सबसे ज्यादा बेंड वो करेगा, कौन करेगा? जिसकी फोकल लेंथ, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी, है ना? जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी वही तो लाइट रेज को सबसे ज्यादा बेंड करेगा। इन चारों में देख लो तो सबसे ज्यादा पावर आपके इसकी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब पावर क्या होता है, पावर हम देख लेते हैं थोड़ा। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है, इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, जिसे डी से भी डिनोट करते हैं। चलिए देखो, और अगर मैं एक और चीज बता देता हूँ, अगर पावर के आगे प्लस लगा है तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, इट डिनोट्स कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, और माइनस लगा है इट डिनोट्स ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्यों लगता है? ड्यू टू, इसको क्या कहते हैं, जब आपके आंखों का जब आपकी रीडिंग एबिलिटी, आंखों की पास की देखने की क्षमता खो जाती है। इसका दूसरा नाम क्या है? लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, और ये क्यों लगता है? ड्यू टू हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, कॉनकेव लेंस का क्यों यूज होता है? क्योंकि मायोपिया हो जाता है इंसान को, इंसान दूर की चीजें नहीं देख पाता, वो सिर्फ पास की देखता है। इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो,
इसमें क्या कह रहा है, अ लुमिनियस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस है तो इसका मतलब ये कौन से लेंस की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कह रहे कन्वर्जिंग लेंस जिसका फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, हमने एक ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर पे रखा है, तो बताओ इमेज कैसी ऑब्टेन हो। देखो मैं इसको आपको रे डायग्राम बना के शो करता हूँ। ये इसकी F1 है, F2, ये ट्वाइस ऑफ F1, ये ट्वाइस ऑफ F2। अब बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन F1 एंड F2, है ना, क्योंकि अगर F1 है 25 तो ट्वाइस ऑफ F1 कितना होगा 50। अब इस वाले इमेज पे आइए, इसमें देखें कि जब ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड बिटवीन F1 एंड 2F1 के बीच में है, तो इमेज कहाँ बनी है, इमेज बियॉन्ड 2F2 बनी है, बियॉन्ड 2F2 बनी है, एंड इमेज इज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। सो आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी, है ना। यहाँ पे देखिए इमेज आपकी इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ बनी है, और मैग्नीफाइड है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, इस क्वेश्चन पे आते हैं, लाइट रेज एंटर इनटू अ ग्लास मीडियम फ्रॉम वाटर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो हमने पढ़ा है, स्नेल हमने एक फिजिक्स में एक लॉ पढ़ा है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ refraction depends on the angle of incidence, and the ratio of, ये जो स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, लॉ इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। अब इसको इधर रख के देखते हैं, जब साइन आई 0 होगा डिवाइडेड बाय साइन आर, तो साइन आर की वैल्यू क्या होगी, वो भी 0 होगी, बिकॉज ये साइन 0 कितना होता है, दैट इज 0। तो साइन आर कितना हो गया, साइन आर भी 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which one of the following phenomena verifies the fact that light travels much faster than the sound? अच्छा, इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। देखो जब आपने कहीं भी देखा हो, आपने देखा होगा जैसे अभी बरसात का सीजन चल रहा है, बादल जब कड़कते हैं, जब थंडर स्टॉर्म आता है, तो लाइट हमें पहले दिख जाती है और साउंड बाद में सुनाई देती है। सो विच वेरीफाइज दैट लाइट ट्रेवल्स स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। आपकी जो लाइट की स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड स्क्रीन वुड प्रोड्यूस शार्पेस्ट शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, जब पॉइंट सोर्स एंड एन ओपेक स्क्रीन। देखो ये एक पॉइंट सोर्स है कोई भी, ठीक है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है। सो पॉइंट सोर्स से यहाँ से अगर लाइट पास नहीं कर रही है तो यहाँ पे इसका शैडो फॉर्म होगा। सो शार्पेस्ट शैडो बनेगा ए कंडीशन में, ठीक है। आगे देखते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए ये यहाँ पे आपके पास बगल में सोर्सेस ऑफ एनर्जी का चार्ट है। तो देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी दो टाइप की होती है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखो नॉन कन्वेंशनल में क्या क्या होती है, बायो एनर्जी, सोलर, विंड, टाइडल, एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट। तो ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सोलर एनर्जी। इट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फोलम इज करेक्ट। देखो इनमें इसमें पूछ रहा है कि फोलम के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है। मैं आपको प्लांट टिश्यू के बारे में सबसे पहले समझाना चाहूंगा। प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्मेटिक, मैटिक एंड परमानेंट। मेरिस्मेटिक further divided into three parts: apical, lateral, intercalary. Permanent divided into two parts: simple permanent and complex permanent. सिंपल परमानेंट तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से, चार टाइप के होते हैं, सॉरी। कौन कौन से होते हैं, तो इसके मैं नाम आपके ना यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सिंपल परमानेंट कौन कौन से टाइप के होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, काइमा, स्क्रेलेनकाइमा एंड फोर्थ प्रोटेक्टिव। वही कॉम्प्लेक्स परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट आपके दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड दूसरा फोलम। जाइलम का क्या रोल है, जाइलम आपका, बताओ एनी गेसेस। जाइलम आपका वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोम का क्या काम है, इट ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स फ्रॉम ग्रीन टू नॉन ग्रीन। फोलम आपका फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम ग्रीन पार्ट टू नॉन ग्रीन पार्ट। तो अब इसके ऑप्शंस में आते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन बी देखिए, फोलम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। हमें पता है कि प्लांट अपना खाना थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर करता है। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैच्योर स्कारलेंट काइमा सेल्स आर। देखो हमने पिछले क्वेश्चन में अबाउट स्कारलेंट काइमा पढ़ा है। अब स्केलिन काइमा के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। हमने पढ़ा है कि स्केलिन काइमा इज अ पार्ट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, पिछले ही स्लाइड में मैंने आपको बताया। अब मैं स्केलिन काइमा के बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। काइमा ये जो है, इट मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ये प्लांट को हार्ड बनाता है। सेकंड इसका क्या वो है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट के ऊपर वो जो ब्राउन कलर के जो उसके बाल होते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ स्केलिन काइमा टिश्यू, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ, स्केलिन काइमा इज मेड अप ऑफ स्केलेरन काइमेटस टिश्यू। स्केलेरन
कायमेटस टिश्यू से मिलके बना होता है आपका स्केलेंकाइमा। इसके जो सेल्स होते हैं दे आर डेड, ठीक है। इसमें नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। इंटरसेल्यूलर स्पेस क्यों होता है टिश्यूज में, सेल्स में? बिकॉज मतलब सॉरी, टिश्यू में इंटरसेल्यूलर स्पेस क्यों होता है जैसे प्लांट टिश्यू में क्यों होता है? बिकॉज दे कैरी फूड, ठीक है। वो कौन से होते हैं? वो पैरेन्काइमा होते हैं, जिनके में इंटरसेल्युलर स्पेस सबसे ज्यादा होती है। बट अभी हम स्कैलेन्काइमा की बात कर रहे हैं तो इसमें बिल्कुल नहीं होती है, नो इंटरसेल्युलर स्पेस, ठीक है। देयर सेल वॉल्स जस्ट वेट, सॉरी, देयर सेल वॉल्स आर थिकन ड्यू टू आर थिक ड्यू टू लिग्निन। इनके जो सेल वॉल है ये मोटे होते हैं ड्यू टू लिग्निन। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? देखो, ऑप्शन डी, दे हैव लिग्निफाइड वॉल्स एंड आर डेड। इनके जो सेल वॉल्स हैं दे आर लिग्निफाइड और देयर सेल्स आर डेड। आपको समझ आया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमन बीइंग द क्रोमोसोम दैट डिटरमाइन बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड आर, देखो, वुमेन में एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मैन में एक्स वाई क्रोमोसोम। फॉर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, सपोज अगर गर्ल हुई है तो वुमेन अपना एक एक्स क्रोमोसोम देगी। मैन की तरफ से अगर एक्स क्रोमोसोम आया थ्रू हिज स्पर्म्स, देन चाइल्ड जो होगा आपका, आपकी लड़की होगी, ठीक है। एंड फॉर बॉय, वुमेन की तरफ से तो सिर्फ एक्स आएगा, और मैन की तरफ से अगर वाई आया देन इट इज बॉय, ठीक है। तो जो ऐसे आपने कई इंसिडेंट सुने होंगे, जैसे अभी भी, अभी तो कम हो गए हैं बट पहले बहुत गांव के साइड में होते थे कि ऐसा कहा जाता था कि वुमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ बॉय और गर्ल। तो ऐसा साइंटिफिकली नहीं होता है, मेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ बॉय और गर्ल। क्योंकि देखिए ना, वाई क्रोमोसोम मैटर करता है फॉर द बर्थ ऑफ बॉय, और वाई तो आपका मैन से आ रहा है ना। वुमेन की तरफ से तो सिर्फ एक्स ही आ सकता है। तो आंसर, तो इसमें आंसर क्या होगा? वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलियम, पेनिसिलियन पेनिसिलियन ब्लॉक्स। देखो, एंटीबायोटिक क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। एंटी बायोटिक्स होते क्या हैं? सो एंटीबायोटिक्स आपके वो दवाइयाँ होती हैं which acts against which acts against fungus, bacteria, molds, but not against वायरस। देखो, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट कैसे एक्ट करती है, ये एंटीबायोटिक आपका कैसे फंक्शन करता है? देखो, ये जो कोई भी बैक्टीरिया है इसका सेल वॉल होता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक इसके सेल वॉल को ब्लॉक कर देती है, उससे ये बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ वायरसेस, हमने पढ़ा है कि वायरस का कोई सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता। दे एक्ट, दे यूज ह्यूमन सेल्स। अगर सपोज करें कि किसी ह्यूमन के अंदर वायरस चला गया तो वो ह्यूमन के सेल को यूज करेगा टू स्प्रेड, ठीक है। तो इसलिए आपके वायरसेस पे एंटी एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं होता है। वायरसेस के लिए हमेशा वायरसेस के लिए हमेशा वैक्सीन्स होती हैं। वैक्सीन्स क्या होती है? वैक्सीन्स में हम डेड वायरस को किसी भी
सपोज करिए किसी भी डिजीज के डेड वायरस को हम ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं ताकि हमारा ह्यूमन का इम्यून सिस्टम उस वायरस से लड़ना सीख जाए, और इन केस फ्यूचर में अगर वैसा वायरस ने हमारी बॉडी को अटैक किया तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग इनफ हो कि उससे फाइट बैक कर सके। तो इस क्वेश्चन पे आते दोबारा। तो एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन ब्लॉक्स सेल वॉल फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया। ये सेल वॉल बैक्टीरिया के सेल वॉल फॉर्मेशन को ब्लॉक करते हैं। अच्छा, पेनिसिलिन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताता हूँ। पेनिसिलिन, इट इज फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। मतलब ये सबसे पहले डिस्कवर हो। इसको डिस्कवर किसने किया था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इसमें से कौन सा आइसोटोप हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव है? तो उसका ऑप्शन है, आंसर है ट्रीटियम। देखिए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। अब आइसोटोप क्या होता है, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। आइसोटोप क्या होता है? तो आइसोटोप्स आर दो सब्सटेंस विच आर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप वो सब्सटेंस होते हैं जिनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ, नहीं, एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं बताइए। सो एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, कितने उसमें प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो प्रोटियम का देखते हैं। जो प्रोटियम होता है, इट इज वाइडली अवेलेबल। इसका एटॉमिक, इसको हम इस वे में लिखते हैं, ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम में एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है, सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस। एंड ट्रीटियम में 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं। सो हाई, द मोस्ट रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज ट्रीटियम। आगे चलते हैं। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग बायोलॉजिकल टिश्यू? तो इसका आंसर है आपका लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है, लिक्विड नाइट्रोजन, इट इज इट हैज वेरी लो रिएक्टिविटी। इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तभी हम इसको यूज करते हैं टू स्टोर बायोलॉजिकल टिश्यूज लाइक स्पर्म्स, एग्स, एनिमल जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द which one of the following does not form oxide on reaction with oxygen? इनमें से पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो इसका आंसर है सिल्वर। देखो, ऑक्सीजन के साथ वो एलिमेंट्स रिएक्ट कर सकते हैं, जस्ट वेट, हाँ, ऑक्सीजन के साथ, जस्ट वेट, हाँ, ऑक्सीजन के साथ आपके वो एलिमेंट रिएक्ट कर सकते हैं जिनका रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऑक्सीजन से ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन से
जो ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। सिल्वर जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में ऑक्सीजन के नीचे प्रेजेंट होता है, तो इसलिए सिल्वर रिएक्ट नहीं करता। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। सो ये एक सीरीज हमारे पास है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा एलिमेंट कितना हाईली रिएक्टिव है, तो और उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। तो मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताता हूँ क्या है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, इसके बाद यहाँ से ठीक है नीचे आयरन, टिन, लेड, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। सो हमने यहाँ पे देखा सिल्वर सबसे काफी नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। दैट इज व्हाई दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। द वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस इज। अब इसमें पूछा है फॉस्फोरस की वैलेंसी क्या होगी। देखो फॉस्फोरस का वैलेंसी निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर कितना होता है फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 50। वैलेंसी क्या होगी। अब इसका ये जो इसके 15 इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये किस फॉर्म किस उसमें वे में डिवाइडेड होंगे इसके अंदर। तो ये 2, 8, 5। हमें पता है ना कि ये न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ शेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स और डिवाइडेड होते हैं। तो ये किस उसमें डिवाइडेड होते हैं 2n² के फॉर्मूले में। n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेल, कौन सा शेल है। अब जैसे सपोज करिए कि पहला शेल है तो 2, 1 का स्क्वायर दैट इज 2, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड शेल है तो 2, 2 का स्क्वायर दैट इज 8। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तीसरे शेल में कितने होने चाहिए। तीसरे शेल में 2, 3 का स्क्वायर होने चाहिए 18, पर फॉस्फोरस के पास सिर्फ 5 है, ठीक है। अब वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी के बारे में कोई बताओ, सोचो सोचो कि वैलेंसी आखिर होती क्या है। सो वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ऑफ एन एटम। एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है, वो उसकी वैलेंसी होती है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट को स्टेबल होने के लिए मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, ठीक है। अब देखो फॉस्फोरस के पास सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये 5 दे दे +5, या तो ये 3 किसी से एक्सेप्ट कर ले -3, तब जाके इस ये 8 का लास्ट इसके जो लास्ट ऑर्बिट जो भी होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तब जाके ये आपका स्टेबल होगा। तो वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस विल बी वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस विल बी ऑप्शन डी 3,5, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स। तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो ये क्या क्या इसके मतलब कि प्रोडक्ट होगा।
तो देखो, मैं रिएक्शन लिख के आपको बताता हूँ। जब हम इसको हीट करेंगे, देन इट फॉर्म्स PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। तो जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, देन इट फॉर्म्स आपका लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सो ऑप्शंस में जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज हमने अभी देखा कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, देन इट फॉर्म्स PbO and NO2। It is an example of decomposition reaction reaction। ठीक है, तो दैट्स इट स्टूडेंट्स। ये आपका CDS 2020 के साइंस के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिए और आप अपना रिवीजन जारी रखेगा। मैं ऐसे ही आपके लिए और वीडियो, हमारी टीम स्टडी फंडा ऐसे ही आपके लिए और वीडियोस लाती रहेगी। थैंक यू, गुड बाय।